हाँ, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स के बारे में जो हमने जानकारी ली थी वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स को होल्ड कराने के लिए यूज की होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ के साथ बाउंडेड हैं। अर्थ जो है सन के सराउंडिंग घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं, या अप टाइड्स लो टाइड्स आ रहे हैं आते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी अर्थ है वह सोलर सिस्टम के साथ बाउंडेड है, और सोलर सिस्टम को अपने आप छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूअसली लग रहा है और उसको अपने साथ बाउंड करके रखा हुआ है। ऐसे ही गैलेक्सी में हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत से ह्यूज ब्लैक होल जो कि गैलेक्सी के सेंटर पे है उसके सराउंडिंग में घूम रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस एंड दे अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ ऑल्सो। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, है ना, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया और उसने बताया। हालांकि इसकी स्टडी करने के लिए एंशियंट टाइम से ही स्टडी करी जा रही है। एंशियंट टाइम में भी लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझ गए थे, और कुछ इस तरीके से जैसे प्लैनेट्स का जो मोशन है अराउंड द सन, उन मोशन को समझने के लिए आज से 2500 ईयर्स पहले अलग अलग साइंटिस्टों ने, उस टाइम के फिलोसफर्स ने जो है अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, अपने अपने थ्योरी दिए थे। तो कुछ लोगों का कहना था, जैसे टॉलमी जो था, उसके अकॉर्डिंग उसने जो है ना, ये कहा कि जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ जो है ना वो फिक्स है, और उसके सराउंडिंग में जो पूरे ऑल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे सन है, मून है, ये सभी चीजें रिवॉल्व कर रही होती हैं। इस थ्योरी को कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर पे थी, और बाकी सभी प्लैनेट्स, सभी स्टार्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे, जो कि सरासर गलत थी। बाद में कॉपरनिकस और गैलीलियो ने जो है अपनी थ्योरी दी, कही कि नहीं नहीं ये बात गलत है, अर्थ जो है सेंटर पे नहीं है, एक्चुअली सन जो है वह सेंटर पे है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वह चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस थ्योरी को कहा गया होलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, इसको कहा गया होलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जो भी थ्योरी है, न्यूटन के बाद, न्यूटन ने जो अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब दिया, उसके बाद से ग्रेविटेशनल फोर्सेस निकालना हमारे लिए आसान हो गया। एक्चुअली यह बात फैक्ट है, यह लॉ ऑफ नेचर है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विच है मास अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विच है मास अट्रैक्ट ईच अदर। एवरी in the universe which have mass attract each other by a force called gravitational force, called gravitational force। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जिसके अंदर मास हो, वह एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए मास जरूरी है, यानी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, तभी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगी। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक भी लगती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर ऐसी बात है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगती हैं, तो दो चेयर जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं वो आके आपस में टकरा जाने चाहिए, है ना, बट ऐसा होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है, यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। तो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन कितना लगते हैं यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें समझ आता है। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर कोई दो बॉडीज हैं, कोई दो मासेस हैं, मान लो यह मास है m1 का और एक दूसरा मास है यह m2 का है, और इन दोनों के बीच का जो सेंटर है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, ये ना r इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज मासेस। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses, point masses, is directly proportional to product of masses, product of masses, and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, between them। मतलब ये हुआ कि दो मासेस हैं, यह क्या एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेंगे, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ध्यान रखना, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यानी कि यह मासेस जितना ज्यादा होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, मास जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम लगेगा। दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो जो F का मैग्नीट्यूड आता है यह आता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझे? ये G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज कांस्टेंट कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। समझे? जे इज कांस्टेंट कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है जी की, यह होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, हाँ, तो अभी आपने यह देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह डिपेंड करता है मासेस पे, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट पे। यहाँ पे ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट बहुत स्मॉल वैल्यू है ये। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मान लो एक आदमी है या 50 kg का है, और दूसरा एक पर्सन है वह 60 kg का है। ठीक है, अब ये दोनों मान लो
2 मीटर डिस्टेंस पे अपार्ट है, तो ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेंगे, ये दोनों बॉडीज। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो आएगा जी, एक्चुअली होगा G m1 m2/r²। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये होगी 6.67 × 10⁻⁻11। मास जो है m1 50 kg और दूसरा मास m2 वो होगा 60 kg अपॉन r²। r का मतलब है 2 मीटर, यानी 2 का स्क्वायर। आएगा कितना ये सॉल्व करोगे? ये 6 × 5 हो जाएगा कितना, 33,000/4 750 एंड 6.67 × 750 × 10⁻⁻11। तो आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, मैं लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 45 × 10⁻⁻9 न्यूटन आएगा, है कि नहीं? तो देखो, जब मास एक 50 kg है, एक 60 kg, 60 kg और 50 kg के मासेस हैं, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वह 10⁻⁹ न्यूटन के ऑर्डर का आ रहा है, जो कि बहुत स्मॉल है। इसलिए हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में, डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्सेस नोटिसेबल नहीं होते और यह अपना रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यह फोर्स बहुत स्मॉल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है वह वैल्यू बहुत छोटी है। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे डेली लाइफ के बॉडीज के बीच में नोटिसेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब बात आती है प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स का मास बहुत ज्यादा है। जैसे अर्थ का ही मास है 10⁻24 kg के ऑर्डर का है, तो वैसे सिचुएशन में यह अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आगे है, ध्यान देना। अब इसी बात को हमें वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, या उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि न्यूटन ने कैसे बता दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, तो इस बात को भी आप समझ सकते हो, आप भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। कैसे? तो न्यूटन ने मून के मोशन की स्टडी करी, है ना। न्यूटन ने मून के मोशन की स्टडी करी, तो उसने यह देखा कि मान लो हमारी अर्थ ये है, ठीक है, हमारी अर्थ है ये है अर्थ, और मून जो है वह इसके सराउंडिंग में घूम रहा है। तो इसने क्या किया कि लूनर ऑर्बिट का रेडियस इसको इसने पता कर लिया कि भाई ये डिस्टेंस कितना है पैरेलक्स मेथड से, तो ये स्मॉल आर मैंने लिख दिया, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है यह कैपिटल आर ले लिया हमने, ठीक है। तो इसने यह देखा कि जो मून का एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ऑफ मून, एक्सिलरेशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये जो इसका एक्सिलरेशन जो होगा वह सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा, आप पढ़ चुके हो क्योंकि सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा AC, यह होता है v²/r, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो है v को काउंट कर लिया। कैसे v काउंट किया? तो इसको पता है कि जो मून है अपना एक राउंड अर्थ के सराउंडिंग में 27.4 डेज में करता है। तो जो स्पीड होगी मून के मूव करने की, यह होगी 2πr/t, ठीक है। इससे इसने क्या किया कि 2 × 3.14 इंटू आर की वैल्यू रख दिया 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, और टाइम जो है 27.4 डेज लिया। तो डेज को आप आर में, सेकंड में चेंज कर दो,
तो डेज को आप 24 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर में आ गया, इंटू 3600 सेकेंड करेंगे तो यह उसको एक मैथमेटिकल वैल्यू मिल गई। ठीक है जी। इससे, इस मैथमेटिकल वैल्यू से उसने एसी निकाल दिया, और एसी की जो वैल्यू आई थी वह V² अपॉन R आई थी। ये सारी वैल्यूज रख दिया जो हमने अभी निकाला है एसी, जान दो। ये है 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.8 का स्क्वायर, अपॉन ये जो भी है 27.4 इंटू 24 इंटू 3600 का स्क्वायर, अपॉन 3.84 इंटू 10⁻⁸। मान लो यह जो भी वैल्यू इसने कैलकुलेट किया, या कुछ भी आ गया, इसको पी मान लो, चलो मैं पी मान लेता हूं। ठीक है। तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहां पर मिल गया। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन होता है वह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब इसने निकाला तो ये कितना आता है, एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो जी। ठीक है। तो जो इसने वैल्यू निकाली क्या, एसी अपॉन ये जी, एसी अपॉन जी करके जो वैल्यू निकाली, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, यह पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आई पी अपॉन जी करके, है ना, यह पी मैंने लिख रखा है इसलिए, यह वैल्यू आर अपॉन स्मॉल आर के स्क्वायर के इक्वल ही आई। ध्यान देना, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मून का जो निकाला था न्यूटन ने, वह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दोनों का रेशियो जब निकाल के देखा तो यह रेशियो आया किसके, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। समझ रहे हो, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसने यह रेशियो निकाला। तो फिर इसके बाद फिर इसने तुरंत यहां पे कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक्सिलरेशन, है ना, जो है ए अगर लिया जाए जनरली तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूटन ने ही बताया कि भाई नेट फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो और नेट फोर्स कौन सा होगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। यह इसने मैथमेटिकली प्रूफ किया था। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इसने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करते हैं। ठीक है, यह एक तरीका था इसका। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो कि यू आर ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर जो हो वह इस पॉइंट पर, इस तरीके से आप ऑब्जर्वर हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो ओरिजिन पे, और ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। हमने अपने सराउंडिंग को यानी 3 डायमेंशनल स्पेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कोई दो मासेस हैं, कोई दो मासेस हैं इसमें, एक मास है m1, ठीक है, और दूसरा कोई मास है इधर, लो यहाँ ले लेता हूं m2। यह दो मासेस हैं। m1 मास का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑफ m1 फ्रॉम द ओरिजिन, यह है r1,
और m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है यह है r2। ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह होगा ये इनका डेल्टा आर। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वह डेल्टा आर होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि सपोज 2 पॉइंट मासेस, सपोज 2 पॉइंट मासेस m1 and m2 having position vector r1 and r2 respectively। तो देयरफॉर आप यहाँ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के देखो, r1 के हेड पे डेल्टा आर का टेल रखा गया है। तो जो डेल्टा आर है वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो। तो आप कह सकते हो क्या कि r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। इससे डेल्टा आर वेक्टर जो है यह हमें मिल जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है। अब से ऐसा क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैसे? देखो, यह जो m1 मास है m2 को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे यूं, यानी F21 लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है। और m2 मास जो है वह m1 को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, F12। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स on m2 due to m1, that is F21। तो इस F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान रखना वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा यह तो न्यूटन्स लॉ से हम निकाल सकते हैं, Gm1m2 अपॉन डेल्टा आर, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समझे। और डायरेक्शन इसका किधर होगा? तो ध्यान दो, डेल्टा आर का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, डेल्टा आर कैप, जो जिधर जो डेल्टा आर जा रहा है उसी की तरफ। तो जो इस फोर्स का डायरेक्शन है या इसके अपोजिट में है, इसलिए हम यहां लिख देंगे माइनस ऑफ डेल्टा आर कैप। ओके। तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो आगे? देखो, फर्दर वेक्टर्स के रूल यूज कर रहा हूं मैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर का स्क्वायर इनटू डेल्टा आर वेक्टर को, इस माइनस को आप पहले ही लिख दो इधर, और डेल्टा आर कैप को आप लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर का यही तो कंसेप्ट था। तो यह ना डेल्टा आर वेक्टर, ध्यान देना, यह क्या हो जाएगा, नीचे में क्यूब हो जाएगा। तो आएगा Gm1m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर का क्यूब इंटू डेल्टा आर वेक्टर, और ये भी माइनस में। ठीक है जी, ये भी माइनस में। तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि हमें तो R1 R2 गिवन है। तो हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर क्यूब के जगह पे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है। और इतना ही फोर्स जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड में, यानी माइनस ऑफ F21 भी होगा, सॉरी F12 भी होगा, 12, यानी कि
जो इस M1 के ऊपर M2 बॉडी जो फोर्स लगाएगी वो भी इतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट होगा। ठीक है जी, यह हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन है कि देर आर टू पॉइंट मासेस, दो मासेस हैं मान लो। इस तरह से मैं ना पॉइंट की तरह नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना पॉइंट मास के बीच में, जो जिसको आप पॉइंट समझते हो उसके बीच में तो नोटिसेबल होगा, सॉरी नॉन नोटिसेबल होगा। क्योंकि पॉइंट जो हमारे, जो हम जहाँ बैठे हुए, पॉइंट मास तो बहुत छोटा मास होगा, है ना। लेकिन हाँ, स्टार्स को देखें वो भी पॉइंट की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन उनके बीच में यह लगता है क्योंकि मैसी होते हैं ज्यादा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। तो एक मास है यह M1 1 kg, ठीक है। और दूसरा मास है M2, ये है 4 kg। और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वेयर एन अनदर मास, वेयर अ थर्ड मास, ऐसे लिख लो, वेयर अ थर्ड मास of 1 kg is placed between them so that net force on it is zero, net force on it is zero। यानी कि हम इनके बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक मास 1 kg का कहां पर रख दें ताकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वह जीरो हो जाए। ठीक है। तो हमने कहा कि मान लो इससे बीच, इसके अंदर में हमने कहीं एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे उस मास को रख दिया, जो पॉइंट मास था यहाँ से, फर्स्ट मास M1 से एक्स के डिस्टेंस पर यह मास हमने यहाँ भी 1 kg का रख दिया ताकि नेट फोर्स जीरो है ना। ये हमने एज्यूम कर लिया कि M1 मास से एक्स के डिस्टेंस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही मास, ये जो मास M1 है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जो दूसरा मास 4 kg का है वह अपनी तरफ खींचेगा। या दोनों खिंचाव यानी दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो फिर इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो चलो इस फोर्स को हम इक्वल कर देते हैं। हम एक फोर्स को नाम दे देते हैं F, दूसरे का नाम देते हैं F डैश। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, F इज इक्वल टू F डैश। तो जो F होगा ये होगा G M1 का मतलब 1 kg, M2 का मतलब भी 1 kg, अपॉन डिस्टेंस है एक्स का स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस जो है 1 - x का हो जाएगा, सॉरी, हाँ 1 - x का हो जाएगा ये। तो ये होगा G × 1 × 4 अपॉन 1 - x का स्क्वायर। तो देखो G से G कैंसिल हो गया, इधर लिख सकते हो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर होगा 2/1 - x का स्क्वायर। बोथ साइड से स्क्वायर रूट खत्म कर दो तो क्या मिलेगा, 1/x इज इक्वल टू 2/1 - x। सो 1 - x इज इक्वल टू 2x। तो 3x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी 1/3 मीटर होगी। यानी कि इस 1 kg मास से 1/3 मीटर के डिस्टेंस पर अगर उस दूसरे 1 kg यानी तीसरे 1 kg मास को रख दिया जाए तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। अगर हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में देखा कि दो मासेस हैं तो उनके बीच में फोर्स निकालना आसान है, थर्ड मास बीच में रखा गया तो हमने देखा कि दोनों ही मासेस फोर्स लगा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के का मतलब बस ये है कि अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हों और किसी एक मास के ऊपर फोर्स देखा जाए तो जो फोर्स होगा वह हर एक मास के इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है।
और जो इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे मासेस के बीच में, वह अदर मासेस के प्रेजेंट होने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ध्यान दो, यानी इसके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ड्यू टू a system of point masses is equal to vector sum, vector sum of gravitational force due to individual masses, of gravitational force due to individual masses। मतलब ये हुआ, ध्यान दो कि बहुत सारे पॉइंट मासेस मान लो हैं हमारे पास। एक मास ये है m1, दूसरा मास है यह m2, तीसरा मास है यह m3, ऐसे ही डैश 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 बहुत सारे मास हैं mn, और कोई एक अनदर मास यहाँ पे हमने ले लिया m0 का। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी पॉइंट मास के ऊपर फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम हर एक जो मासेस हैं उनके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे, उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वेक्टर सम करके निकालेंगे। कैसे, देखो, यह जो मास m1 है, यह m0 को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इस फोर्स को चलो आप लिख लो F1। ठीक है, ऐसे ही जो m2 है यह अपनी तरफ खींचेगा, इस फोर्स को लिख लो F2 वेक्टर। m3 जो है अपनी तरफ खींचेगा, F3 वेक्टर। ऐसे ही सभी फोर्सेस जो हैं, सभी मासेस जो हैं, फोर्स लगाएंगे इनके ऊपर, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन द मास m0, एफ नेट जो है ये होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn वेक्टर। ठीक है जी, सबको प्लस करके हमें निकालना पड़ेगा, और यह प्लस कैसा होना चाहिए, वेक्टर के तरीके से होना चाहिए। अब एक बात ध्यान दो, अगर मान लो ये सब डिस्टेंसेस जो है ना, यह डिस्टेंस r1 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यह r2 है, इसके बीच जो थर्ड जो मास है यह r3 है, तो फिर इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी, फोर्सेस का जो वैल्यू होगा F1 का, ये हो जाएगा G m1 m0 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ r1 कैप। ठीक है, माइनस ऑफ r1 कैप, यानी कि डायरेक्शन मैंने कैप के साथ दिखा रहा हूँ, प्लस G m2 m0 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ r2 कैप। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, जो भी है हम करके निकाल सकते हैं कि 4 पॉइंट मासेस m 2m are placed at the vertices of a square of side A. Find net force on a point mass m placed at the center of the square। तो ऐसे समझो कि एक स्क्वायर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के वर्टिक्सेस पे मासेस रखे गए हैं। कौन कौन, ये m 2m एंड 2m। इसका जो सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है,
डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो डायगोनल्स हैं ये मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर पे एक अनदर मास रखा गया है ये m का। तो इस मास के ऊपर आपको फोर्स बताना है कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर ए का है। और सिंपल सी बात है, अभी जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, तो उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसके हर एक मास जो मान लो ये पॉइंट, ये जो है ना पॉइंट्स का नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी और डी। तो जो मास यह ए पे है यह इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे है कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। बी वाला जो मास है, बी पे जो रखा गया है, यह जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। चलो इस फोर्स को मैं लिख दे रहा हूं एफ ए, इस फोर्स को मैं लिख दे रहा हूं एफ बी। 2m का जो मास है वह अपनी तरफ इस मास को खींचेगा, यह एफ सी लिख दो इस फोर्स को। और जो डी पे जो मास रखा गया है 2m का, ये भी अपने तरफ खींचेगा, इसको आप एफ डी लिख दो। ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एफ जो होगा, यह होगा एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर प्लस एफ डी वैक्टर। ठीक है जी। यह चारों फोर्सेस को हमें ऐड करने से जाके मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं एफ ए का मैग्नीट्यूड, है ना, कितना आएगा। एफ ए का जो मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ भी मास m है, ये भी मास m है, तो ये होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो चूंकि यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो साइड ए है, तो यह डायगोनल पूरा जो है a√2 हो जाएगा। और उसका आधा करेंगे तो यह आएगा a/√2। ठीक है, यह डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर। तो यह मिलेगा क्या, यह मिलेगा हमें 2gm² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी। एफ ए का मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड एफ बी का भी होगा, है ना। बी जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी मास m है, इसका भी मास m है। एफ सी का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो जो एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है, देखो यह होगा कितना। ये इसी तरीके से हम करें तो जी m × 2m अपॉन a/√2 का स्क्वायर। तो यह आएगा कितना, 4gm² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। और इतना ही मैग्नीट्यूड एफ डी का भी होगा, फोर्स ड्यू टू डी, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है जी। तो अब एक बात बताओ, आप देख सकते हो कि एफ ए और एफ सी अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वह एफ सी माइनस एफ ए के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, एफ ए वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर अगर हम करें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यह आएगा कितना, 4gm² अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2gm² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो यह फोर्स जो है 2gm² अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ध्यान देना, इतना ही मैग्नीट्यूड एफ एफ बी और एफ सी का भी होगा, यानी एफ बी वैक्टर प्लस एफ डी वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो एफ डी है वो बड़ा है एफ बी से, है ना, डबल है, इसलिए वो होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमको तो निकालना है नेट फोर्स, ये एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी वैक्टर। तो हम यह देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि देखो इधर एफ सी में से एफ ए माइनस करोगे तो जो आएगा वह ऊपर की तरफ आएगा, यानी यह पूरा वेक्टर। क्यों ना हम इसको पी लिख दें,
है ना, इसको हम पी वेक्टर क्यों ना लिख दें, बेटर रहेगा। और एफ डी में से एफ बी माइनस करोगे तो भी यह इधर के तरफ आएगा। तो इसको हमने पी वेक्टर लिखा और इसको हमने क्यू वेक्टर लिख दिया, क्यों ना मैं इसको लिख दूं क्यू वेक्टर, ठीक है जी। तो अब हमें सिर्फ दो को ही वेक्टर को ऐड करना है, और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी यह आपस में 90 डिग्री पे हैं। देखो, यह जो एंगल है इनके बीच का, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो सीधे मैं लिख रहा हूं एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और P का भी मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड सेम ही है, और कितना है भाई, 2gm/a²। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gm² का होल स्क्वायर प्लस 2gm² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो है ना, दोनों को करेंगे तो फिर नेट जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2gm²/a²√2, इतना न्यूटन, यह आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है।